हेलो गाइस टू एवरीवन। हमने पिछले वीडियो में क्या देखा था? सेकंड फेज और थर्ड फेज। सेकंड फेज क्या था? पीक। और थर्ड फेज क्या था? कॉन्ट्रैक्शन। ये हमने दो फेज देखे थे और कंप्लीट किए। इस वीडियो में हम देखेंगे लास्ट फेज जो फोर्थ है, डिप्रेशन, और इसे हम ट्रफ भी बोलते। उसके बाद हम देखेंगे कि रिकवरी किस तरह से हो रही है इकोनॉमिक में। तो लास्ट फेज क्या है? ट्रफ, डिप्रेशन। तो हम डिप्रेशन भी बोल सकते हैं और ट्रोफ भी बोल सकते हैं। तो इसमें क्या होता है? सीवियर रिसेशन रहता है। हमने देखा था कॉन्ट्रैक्शन में कि कॉन्ट्रैक्शन में क्या था? डिमांड पूरी तरह से हर एक सेक्टर्स में कम हो जाता है, बंद हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, और सप्लाई डिमांड में गैप आ जाता है। तो ये सब होने से बिगनिंग ऑफ रिसेशन हो गया था। रिसेशन वहां से स्टार्ट हो गया था। तो ट्रफ डिप्रेशन में क्या होता है? सीवियर रिसेशन रहता है और स्लगिश इकोनॉमिक एक्टिविटी। स्लगिश मतलब स्लो मूविंग, मैंने लिखा है स्लो मूविंग, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी जो भी है वो इतना स्लो चलती है, बहुत स्लो हो जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटी, और रिसेशन जो रहता है वो बहुत सीवियर हो जाता है लास्ट फेज में। तो जिस वजह से ग्रोथ रेट इंक्रीजिंग एट अ लोअर रेट। ग्रोथ रेट कैसा इंक्रीज होता है? लोअर रेट में, बट नेगेटिव ग्रोथ रेट, नेगेटिव में आ जाता है ग्रोथ रेट हमारा। दैट इज डिक्रीज इन जीडीपी। ग्रोथ रेट कैसा होता है? नेगेटिव ग्रोथ रेट हो गया था डिप्रेशन में, इतना सीवियर हो चुका था। डिक्रीज इन जीडीपी, रियल इनकम, हायर अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट इतना बढ़ चुका था और जीडीपी बहुत बुरी तरह से डिक्रीज हो गया था। रियल इनकम भी डिक्रीज हो गया था और फर्म्स शट डाउन हो गए थे। फर्म क्या हो गए थे? शट डाउन, बंद हो गए थे। लिक्विडेशन हो गया था। जैसे फर्म्स अपने जो सारे एसेट्स रहते वो सारे एसेट्स को लिक्विडेट कर देते, मतलब बेच के शट डाउन कर दिए थे ट्रफ में। और वो जो लिक्विडेशन गिव्स अप टू नेशनल आउटपुट डिक्रीज। अब ये सब फर्म शट डाउन हो गए, सारे एसेट्स बेच दिए गए, तो इससे क्या हुआ? नेशनल आउटपुट डिक्रीज हो गया। एक्सपेंडिचर, जो एक्सपेंडिचर होते वो भी डिक्रीज हो गए थे। एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज हो गए थे। अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो गया था और डिमांड डिक्रीज हो गया था। प्राइसेस भी डिक्रीज हो गया था। स्पेंडिंग कैपेसिटी भी डिक्रीज हो गया था। ट्रफ डिप्रेशन में हर चीज डिक्रीज हो गया था। सारे सेक्टर्स बंद हो गए थे। डिमांड स्टॉप हो गया था। सप्लाई स्टॉप हो गया था। स्पेंडिंग कैपेसिटी स्टॉप हो गए थे, इतना डिक्रीज हो गया था। एक्सपेंडिचर कोई नहीं करता था। प्राइजेस भी डिक्रीज हो गए थे। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ चुका था। तो डिप्रेशन में ये बहुत सीवियर रिसेशन आ चुका था लास्ट स्टेज पे, और इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत स्लोली मूव हो रहे थे। आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, आपके बुक में भी होगा। डिप्रेशन 1930 में सीवियर डिप्रेशन है, मैं आपको दिखाती हूँ आपके बुक में। ये बिजनेस साइकिल का एग्जांपल है जो आपको पता होना चाहिए। ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930 बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि एग्जाम में नहीं आएगा, आएगा, इससे कुछ नहीं, लेकिन ये हमें पता रहना चाहिए क्योंकि ये हमारे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930 बहुत बड़ा डिप्रेशन, ये डिप्रेशन 1930 में आया था और यूएस में आया था। इम्पोर्टेंट है, आप इसको एक बार पढ़ लेना ये पॉइंट्स को। इतना सफर किए थे सभी ने, और जीडीपी हमारा ग्लोबल जीडीपी पूरा डिक्रीज हो चुका था। बहुत सीवियर डिप्रेशन था, बहुत ग्रेट डिप्रेशन था यूएस में, और फिर ग्लोबली हो गया। जीडीपी 15% से फेल, मतलब नीचे चला गया था 1929 एंड 1932, बिटवीन 1929 एंड 1932। प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, जैसे हम पढ़ रहे हैं बिजनेस साइकिल में, उसी तरह से हो गया था। तो आप ये एक बार जरूर पढ़ना प्लीज। एग्जाम में भी ऐसे पूछ सकते कि ग्रेट डिप्रेशन कौन से ईयर में है, या कौन से ईयर का था, या स्टार्टेड कौन से कंट्री से स्टार्ट हुआ था, तो आप इसका आंसर दे सकते हो। तो हमारा फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल कंप्लीट हो चुका है। हमने फर्स्ट क्या देखा? एक्सपेंशन। एक्सपेंशन में इकोनॉमिक एक्टिविटी अच्छा था, एम्प्लॉयमेंट भी पूरी तरह से अच्छी थी, सब अच्छा था। पीक में धीरे धीरे इकोनॉमिक एक्टिविटी थोड़ा स्लो हुआ, डिमांड स्लो होने लगे। कॉन्ट्रैक्शन में
पूरी तरह से डिमांड स्टॉप हो गया पूरे सेक्टर्स में, और ट्रफ डिप्रेशन, पूरा सीवियर रिसेशन आ चुका था और इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत धीरे धीरे मूव हो रही थी। तो हमने 4 फेजेस कंप्लीट कर लिए। अब टाइम आता है, जैसे मैंने इसमें बताया, एक्सपेंशन होता है, पीक होता आता है, फिर रिसेशन होता है, ट्रफ, एक्सपेंशन, पीक। उसी तरह से बिजनेस साइकिल में एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम में ये होता है, फ्लक्चुएट होता है। फिर एक ऐसा टाइम आता है रिकवरी का। अब जैसे 1930 में मैंने आपको बताया, 1913 में भी एक ग्रेट डिप्रेशन आया था यूएस में, जो ग्लोबली जीडीपी पूरी तरह से फेल हो गया था, जीडीपी बहुत बुरी तरह से। तो उसके बाद रिकवर हुआ। अभी हम 2020 में है, तो अभी वो 1930 में ग्रेट डिप्रेशन आया था, तो रिकवर हुआ। तो उसी तरह से एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए ये बिजनेस साइकिल में फ्लक्चुएट होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी, इसी को हम बिजनेस साइकिल बोलते हैं। उसके बाद रिकवरी का टाइम आता है, और ये रिकवरी कैसे होता है मैं आपको पॉइंट्स बताती हूँ। अब टाइम आया रिकवरी का। रिकवरी कहाँ से स्टार्ट होगा? मैंने बताया कि डिमांड स्टॉप हो गया था, सप्लाई स्टॉप हो गए थे, फर्म बंद हो गए थे, लिक्विडेट हो गया था। तो अब पूरी तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटी बंद हो चुकी थी। तो अभी स्टार्ट करेंगे लेबर से। इट विल स्टार्ट फ्रॉम लेबर। स्टार्ट कहाँ से होगा? लेबर से स्टार्ट होगा। क्यों? दे विल वर्क एट लोअर वेज रेट ऑल्सो। अभी लेबर से स्टार्ट होगा क्योंकि डिमांड स्टॉप हो गया था, सप्लाई स्टॉप हो गया था, एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा था, सब कुछ स्टॉप हो गया था। तो अब ऐसा एक टाइम आएगा ना कि लेबर को काम करने का जरूरत पड़ेगा। अब उनके पास भी पैसे की प्रॉब्लम हो जाएगी, तो उनको अपने जो नीड्स रहते हैं फुलफिल करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए उनको काम करना पड़ेगा। तो लेबर्स कम वेज रेट में भी वर्क करना स्टार्ट कर दिए थे, वो मान गए थे क्योंकि उनको जरूरत थी, तो वो लो वेज रेट में भी काम करते थे। तो प्रोड्यूसर्स लोग इस बात का फायदा उठाए, वो लोग ज्यादा काम करके लेते थे लेबर से, वो उतने ही टाइम में डबल काम करके लेते थे। तो लेबर तो करते ही थे क्योंकि उनको पैसे की जरूरत थी। दिस विल लीड्स टू, तो फिर ये क्या हुआ? नेशनल आउटपुट इंक्रीज। इस वजह से क्या हुआ? ज्यादा काम होता था, लेबर्स भी काम करना स्टार्ट कर दिए थे, तो उनको इनकम मिलता था, और आउटपुट जो नेशनल आउटपुट रहता है वो इंक्रीज हो गया क्योंकि प्रोडक्शन अच्छी तरह से होने लगा, लेबर्स काम कर रहे थे। तो नेशनल आउटपुट इंक्रीज, इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज हो गया, बैंक क्रेडिट इंक्रीज हो गया, सेल इंक्रीज हो गया, क्योंकि सब कुछ स्टार्ट हो गया। तो धीरे धीरे लेबर से स्टार्ट हुआ रिकवरी, तो लेबर्स लोग काम करना शुरू किए, तो उनको इनकम मिलने लगी, उस वजह से काम भी अच्छी तरह से होने लगा, प्रोडक्शन होने लगा, उस वजह से सेल होने लगे, फिर प्रॉफिट भी होने लगा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ गया क्योंकि लेबर्स के पास पैसे थे, तो वो अपना डिमांड कर पाते थे, एक्सपेंड कर सकते थे, कंजम्पशन भी कर सकते थे। स्लोली ऑल थिंग्स विल इंक्रीज, इट विल स्टेबल इकोनॉमिक पॉजिटिवली। रिकवरी में लेबर से स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे सब जो भी थिंग्स रहते वो धीरे धीरे इंक्रीज होना स्टार्ट कर दिए और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कर दी, इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी तरह से इंक्रीज होने लगा था, तो रिकवर हो गया। तो ये लास्ट पॉइंट था हमारा इसमें। ये लेसन में सबसे इम्पोर्टेंट ये 4 फेजेस ही थे, बिजनेस साइकिल का मीनिंग और ये 4 फेजेस। ये 4 फेजेस आपको अच्छी तरह से समझना चाहिए। अगर इस लेसन से कोई भी क्वेश्चंस आएंगे ना रिलेटेड, आप कर पाओगे, इसको अटेम्प्ट कर पाओगे अगर आपको ये 4 फेजेस पता होगा तो। और आप ये पढ़ सकते हो, मैंने आपको एग्जाम्पल बताया ग्रेट डिप्रेशन का, वो पढ़ लेना एक बार, और ये पढ़ लेना कॉजेस ऑफ बिजनेस साइकिल। अगर आप फेजेस आप समझ लिए तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि किस वजह से बिजनेस साइकिल हुआ, क्या उसके पीछे रीजन थे। फ्लक्चुएशन इन इफेक्टिव डिमांड, हेड पॉइंट्स आपको पढ़ना ही है। फ्लक्चुएशन इन इन्वेस्टमेंट, वेरिएशन इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, और भी है जैसे कि मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज, मनी सप्लाई, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, एक्सटर्नल कॉजेज जैसे वॉर्स, पोस्ट वॉर, रिकंस्ट्रक्शंस, टेक्नोलॉजी शॉक्स। तो आपको ये हेडिंग पढ़ने, मैंने आपको 4 फेजेस दिए और शॉर्ट में दिए नोट्स बना के, आपको वो तो पढ़ना है, कब एग्जाम के टाइम आपको रेफर करना है।
में आपको इसके थ्रू भी जाना है। ICAI ने जो आपको नोट्स दिए उसके थ्रू भी आपको एक बार पढ़ के लेना है कि इसके थ्रू आप जाओगे तो आपको याद रहेगा कि हाँ वो पॉइंट था और आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। बट मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस जो 4 फेजेस थे और बिजनेस साइकिल का मीनिंग उसमें से आता है। तो आप अगर फेजेस भी कर लिए तो आप मोस्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे और आप इसके थ्रू भी एक बार जाना। ग्रेट डिप्रेशन जो है एग्जाम्पल, उसके थ्रू जाना आप, ये इम्पोर्टेंट है बहुत। फिर इधर भी है रिसेंट एग्जाम्पल ऑफ बिजनेस साइकिल, ये रिसेंट एग्जाम्पल है बिजनेस साइकिल का। ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस 2008 और 9 के बिटवीन था ये भी एक बार आप कर लेना। तो मैंने ये लेसन कंप्लीट कर दिया। जो इम्पोर्टेंट था, मोस्ट इम्पोर्टेंट था, जो 4 फेजेस था और बिजनेस साइकिल का मीनिंग, तो आप वो कर लेना और ये भी एक बार रीड आउट कर लेना। तो आपका ये लेसन से सब हो जाएगा और आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लोगे। थैंक यू सो मच, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए कि मैं आगे भी इसी तरह से वीडियो पोस्ट करूं आपके लिए। थैंक यू सो मच।